अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। नाज़रीन, बात करेंगे करंट इशू साइफर के हवाले से, उस पर आगे चलकर क्या हो सकता है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का मुस्तकबिल क्या होगा। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आईपीपी का मंशूर क्या है, उनकी सियासी हिकमत अमली क्या है और जो इलेक्शन है उनके हवाले से भी बातचीत करेंगे। इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो साइफर पर ही बात कर लेते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने जिस तरह से उनका इकबाली बयान सामने आया है 164 के तहत, तो आपकी इस पर क्या राय है? साइफर पर के अदम एतमाद से बचने के लिए कहा जाता है कि ये ड्रामा बनाया गया, रचाया गया, हुकूमत बचानी थी ये, और दूसरी जानब ये भी बताते चले कि ये आइडिया था किसका, चेयरमैन पीटीआई का था या फिर फवाद चौधरी साहब का था, या उनके करीबी जो बाकी दोस्त थे उनका था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साइफर के हवाले से आज़म खान साहब ने जो चीज़ें रखी हैं, मैं तो पिछले 2.5 महीनों से जो है ना तकरीबन 75 से ज़ायद टॉक शोज़ के अंदर ये बात बयान कर चुका हूँ कि किस तरीके से हकीकी आज़ादी की जंग अमेरिका के ख़िलाफ़ नाम देकर शुरू की गई और पूरी पाकिस्तानी कौम और तकरीबन 24.5 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ खेल के फिर 3 से 4 महीने बाद वही हकीकी आज़ादी की जंग फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ और अदालती अदारों के खिलाफ कन्वर्ट कर दी गई, खुसूसन फौज के खिलाफ। और मैं तो आई विटनेस हूँ, बहुत सी चीजें मैं बयान कर चुका हूँ। आजम खान ने तो चलो अभी ये 164 के तहत बयान दिया और बताया कि किस तरीके से एक साइफर को, कि जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोई मुल्क भी किसी दूसरे मुल्क से आए हुए साइफर या मेमो को पब्लिक भी नहीं कर सकता और किसी को दे भी नहीं सकता और कोई जाती कस्टडी में भी नहीं रख सकता। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं पिछले कई दिनों में इसके हवाले से कि मुझे याद पड़ता है कि मार्च 2022 पिछले साल जनाब चेयरमैन पीटीआई आए लाहौर, वहां पे 7 सीनियर मिनिस्टर्स के साथ जो पंजाब के थे उनसे मीटिंग की। उसमें जनाब इन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ अमेरिका तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहा है और फिर ये साइफर का सारा तस्करा किया कि मैंने गैरत और खुददारी की बात की है पाकिस्तान की, मैंने रशिया के विजिट किया है तो जिसकी पादाश में मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैं उस मौके पर हमने बड़े जज्बाती होकर उनके साथ वालेहाना चलने का दावा भी किया, उसको साबित भी किया। लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद अगस्त के महीने में तर्जमानों की मीटिंग के अंदर हमें ये समझाया, बतलाया जाने लगा कि अब आपने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अब आपने साइफर का तस्करा नहीं करना, अब आपने अमेरिका को कंडेम नहीं करना, अब आपने साइफर के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइफर का तस्करा करके अमेरिका के खिलाफ कोई मीडिया टॉक, कोई टॉक शो में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करनी। ये मुसलसल फिर समझाया जाने लगा। फिर उसके बाद कुछ 2-3-4 महीने गुजरे तो पिछले साल के एंड में ही जनाब एक यहूदी जनाब फर्म थी लॉबिंग के लिए अमेरिका में, वो हायर कर ली गई जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को वो मोटिवेट करेगी, उनको गाइड करेगी, उनको कन्विंस करेगी कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, वो उनके दोस्त हैं, वो अमेरिका की पॉलिसियों को मानते हैं, वो अमेरिका की पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से राजी हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अमेरिका से। अब ये सारी चीजें कन्वर्ट हुई। फिर उसके बाद जनाब इस साल के दरमियान में आपने देखा कि 80 कांग्रेसमैन, जिनमें से तकरीबन कोई 40 के करीब यहूदी हैं, उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अमेरिका के अंदर। फिर अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकातें फवाद चौधरी के साथ और अमेरिकन कौंसल जनरल माइकल जनाब मैकनाइल जो लाहौर के हैं कौंसल जनरल, उनकी मुलाकातें, उनको यकीन दहानियां। तो ये सारी चीजें पूरी पाकिस्तानी कौम कुछ जानती है, कुछ मुझे पता है कि हम लोग अंदर रह के चीजें देखते रहे। तो सर, आप अंदर रह के चीजें देखते रहे। आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत ने पहले ही दिन से ये कहा था कि वो इस बात पर कायल नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को हटाने के लिए कोई गैर मुल्की साजिश हुई, लेकिन तब आप डिफेंड करते रहे। आपने भी कहा था कि मेरी नजर में सदर ने गलत मौके पर गलत बयान दिया है। अभी भी आप उस बात पर कायम है या अब कोई नदामत है? अभी तो मैं उसी का कफारा अदा करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ ना राना साहिबा। अगर ना कफारा अदा करना होता तो मैं आपके साथ बैठा होता, ये सारी बातें कर रहा होता। जिस तरह बाकी पीटीआई छोड़ के शर्मिंदा अपने घरों में बैठे हैं, तो मैं भी इसी तरह शर्मिंदा घर में बैठा होता। मैं हर रोज 2 से 4 शो अगर कर रहा हूँ और उसमें ठोक बजा के
जो सोनी धरती पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुए, जो पूरी तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई, जो मैं इस्तेमाल हुआ, जो 24.5 करोड़ पाकिस्तानियों के जनाब जज्बात का रेप किया गया। आप बताएं ना, अमेरिका के खिलाफ साजिश का पूरा घोंसला रचाया। मेरे जैसा आदमी भी जज्बाती होकर हमने जनाब उधर रोते रोते खान साहब को उस मीटिंग के अंदर कहा कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं। करोड़ों रुपए की हमें ऑफर हुई, उन्हीं दिनों में जनाब करोड़ों रुपए की ऑफर हुई जब नून लीग लोटे तैयार कर रही थी। 25 बंदे तोड़े थे जिसने उस वक्त जनाब पीटीआई के। मुझे जब उन्होंने ऑफर की तो मैंने उन्हें शटअप कॉल दी, और जो गाली मुझे आती थी मैंने उस बंदे को वो गाली दी कि खबरदार दोबारा मेरे से रब्ता ना करना। हम जनाब पार्टी चेयरमैन के साथ और उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वही पार्टी चेयरमैन 4 महीने गुजरने के बाद अमेरिका के हवाले से हमें ये एडवाइस दे कि अब अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अब अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं करना, अब साइफर का ज्यादा तस्करा नहीं करना, अब साइफर के हवाले से मीडिया टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशन नहीं करनी। तो आप बताएं फिर क्या दिल पे बीतेगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन पीटीआई ने हल्फ लिया था कि वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होते हैं उनकी बास्तारी करें। एक तो हल्फ की बात कर लें, जब वो हल्फ भी ले रहे थे तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी और उनसे वो चंद अल्फाज थे हल्फ लेते हुए, वो भी नहीं बोले जा रहे थे। तो क्या उनको तभी लग रहा था कि आगे चलकर उनसे हल्फ की पासदारी नहीं हो पाएगी? ऑफिशियल सीक्रेट ये होती हैं, दस्तावेजात होते हैं, उसका हल्फ लिया जाता है, उसके बाद फिर उसकी खिलाफ वर्जी करना, इस पर क्या कहेंगे आप? असल में जो उनकी ज़बान लड़खड़ाई थी वो ख़ातमुन नबीयीन कहने के ऊपर, अब वो इंटेंशनली थी या नॉन इंटेंशनली थी, ये भी एक बहुत बड़ी एक डिस्कशन है। वो भी कभी वक्त के किसी मौके पे मीडिया के अंदर करेंगे। और आखिर में मैंने भी जो हलफ उठाया एज अ मिनिस्टर, कोई सूबाई वफाकी मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असम्बली, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वजीर आला जब हलफ उठाते हैं तो उसके एंड में लिखा होता है कि मुझे जो कुछ मालूम होगा रियासती जिम्मेदारियों को पूरा करने के हवाले से, वो मैं पब्लिक के सामने उस राज को अफशा नहीं करूंगा, वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। और इस तरह की सारे जनाब इकरार नामे और हलफ और ओथ होता है। अब एक चीज मारिया बड़ी दिलचस्प आपके सामने रखूंगा। आप मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त एक केस का सामना कर रहे हैं, पाबंद सलासल भी हुए, हथकड़ी भी लगी, जलीलो खार भी हुए, उनके ऊपर क्या इल्जाम है? यही उनके ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ने के बाद, प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़ने के बाद एक सरकारी फाइल अपने पास रखी, अपनी कस्टडी में रखी। उसकी पादाश में आज वो पूरी दुनिया के सामने एक इबरत का निशान बना दिए गए, अमेरिकन अदालती सिस्टम के तहत भी और अमेरिकन इंसाफ के जनाब निज़ाम के तहत भी। यहाँ तो जनाब एक साइफर एक आलमी ताकत की तरफ से पाकिस्तान को आया, और वो आलमी ताकत कि जिसके साथ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का फाइनेंशियल स्टेटस, पाकिस्तान की तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर है, जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला है, जिसके साथ पाकिस्तान के जनाब मामलात लाज़िम व मलज़ूम है, उसका एक साइफर और मेमो जो सीक्रेट था, उसको आप अपनी कस्टडी में ले लें, उसको जलसों में लहराएं और फिर उसके बाद गुमा दें, उसको गायब कर दें। तो आप बताएं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, उसके तहत मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जुर्म से 100 गुना बड़ा जुर्म है। अच्छा चौहान साहब, कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के साइफर पर अगर इंक्वायरी होती तो एक ही नाम सामने आता और वो है जनरल बाजवा। तो बाजवा के कहने पर जब अमेरिका की साजिश नाकाम हो गई, उन्होंने बयानिया तब्दील कर दिया, फिर वो बाजवा साहब पर डाल दिया कि बाजवा के कहने पर हमने ये साजिश की, उनके कहने पर फिर ये भी कहते रहे। एक तो उनकी साजिश बाजवा साहब ने इनकी हुकूमत गिराने के लिए की, फिर इन्होंने एक्सटेंशन भी उनको दे दी, फिर उनके कहने पर इन्होंने अपनी 2 हुकूमतें भी गिरा दी। कुछ समझ आ रही है आपको? मुझे भी कुछ बता दें। मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं, मौला अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अब यही जनरल बाजवा है जिन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हुकूमत दिलाई, यही जनरल बाजवा है जिन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म बनाया, यही जनरल बाजवा है कि जिन्होंने 3.5 साल जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर या पार्टी की पार्लिमानी जनाब मामलात के अंदर कोई बुरा वक्त आया, इसी जनरल बाजवा ने फ्रंट फुट पे आके एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब इनको सहारा दिया, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उस पर नाकाम किया। इनके जनाब बजट जो 3 साल 4 साल थे जो पास नहीं हो सकते थे, हर दफ़ा ये कहा जाता था कि बजट पास नहीं होगा,
और जब आपका फाइनेंशियल बिल पास ना हो तो हुकूमत खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है। हर दफा जनाब उसका फाइनेंशियल बिल पास करवाया, हर बुरे वक्त के ऊपर उनके साथ खड़े हुए, तो उसके बर्दाश्त में आप कहें कि अब जनरल बाजवा उन्होंने साजिश की, तो फिर मुझे ये बताएं, अगर जनरल बाजवा ने साजिश की थी तो फिर पिछले साल आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में और फिर जनवरी, फरवरी में भी पिछले साल आपने जनरल बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ बनाने की ऑफर क्यों की? फिर आपने उनको मजीद एक्सटेंशन देने की ऑफर क्यों की? जब आपको पता है और आप जो आप इस वक्त बयानिया और चूरन बेच रहे हैं, तो फिर आप क्या उस वक्त ठीक थे? या उस वक्त अगर आप गलत थे तो क्या आप ठीक है? ये अजीबोगरीब सी जनाब एक मैं समझता हूँ कि एक सिचुएशन बन जाती है कि जो टोटली झूठ है। जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान की आवाम के जज्बात के साथ हर मौके पे खिलवाड़ किया, खसूसन इस साइफर के केस से लेके पाक फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने के हवाले से वो इस इशू के ऊपर भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चौहान साहब, ये ख्यालात, ये बयानिया जो है चेयरमैन पीटीआई साहब के खुद अपने दिमाग में आता है या फिर उनको मशवरे देने वाले कोई खास लोग हैं? देखें, मेरी जाती पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें इस्तेमाल किया गया और उन लोगों ने इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल लॉबी ने इस्तेमाल किया, इजरायली लॉबी ने इस्तेमाल किया। जो लोग इनको लेकर आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इनको प्रमोट किया, जिन्होंने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर की, उन्होंने प्री प्लान जब इनको उतारा गया तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। ये मल्टी डायमेंशनल साजिश थी। इसमें हम सब लोग इस्तेमाल हुए, कोई चाहते हुए, कोई ना चाहते हुए, कोई डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली, कोई इंटेंजिबल, कोई टेंजिबल, हर तरीके से जनाब लोग इस्तेमाल हुए। बुनियादी एजेंडा ये था कि एटमी ताकत, मुसलमान एटमी ताकत पाकिस्तान, उसको डिस्टेबलाइज करना है, उसको घुटनों के बाहर लेके आना है और फिर उसको तबाह बर्बाद करना है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आज मैं आपके प्रोग्राम के अंदर पहली दफा ये ब्रेकिंग दूं। जी सर। ये जो पंजाब और केपीके की असेंबलियां तोड़ी गई थी, ये भी एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एक एजेंडा था कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें एजेंडा लिए फिर रही है ना इस वक्त पिछले 25-30 साल से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, एजेंडा ये था कि केपीके और पंजाब इनको अलहदा, सिंध और बलोचिस्तान को अलहदा। ये एक फ्यूचर का जो प्लान था, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक बीज बोया गया कि यहाँ का पॉलिटिकल, सोशल कल्चर और यहाँ के मामलात दो सूबों के बाकी दो सूबों से बिल्कुल अलग कर दिए जाए। ये प्री प्लान पाकिस्तान तोड़ने की एक साजिश की इब्तिदा थी, उसका बीज बोया गया था, जिसको बड़ी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नाकाम बना दिया। ठीक ये है, आपको मैं बड़ी पहली दफा ये मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी ब्रेकिंग बात कर रहा हूँ। इसको भी पीछे जो लोग थे, जो ये एजेंडा इंटरनेशनल लेवल पे लेके चल रहे हैं, उन्होंने इसके इर्द गिर्द जो बंदे रखे हुए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द, उनके जरिए से उनके दिमागों के अंदर ये डाल डाल के ये सारे फैसले करवाए गए। लेकिन अब आप देख लें, अब हर बंदा परेशान है। हमारे ऊपर 14 पर्चे हैं, हर तीसरे दिन पेशियां भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के हजारों खानदान तबाह हो गए, उनकी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, जवान जेलों में हैं। जो बाकी खानदान के फर्द हैं वो कचहरी और पुलिस के हाथों जनाब जीलो खार हो रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हसन चौहान, सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर, इसी को ही कंटिन्यू करके आगे बताएगा कि इस साइफर के मामले पर अब क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और होनी चाहिए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, और कहा जा रहा है कि आजम खान साहब भी शिकंजे में आ सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। नहीं जनाब, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पे तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, उनके गले में हार डालना चाहिए, उनको जनाब कंधे पे बिठा के ढोल बजा के पूरे पाकिस्तान में, शालामार बाग में, मज़ार कायद के पार्क में, इलामा इकबाल पार्क लाहौर में घुमाना फिराना चाहिए। उनको जनाब जिसे कहते हैं ना कि तारीफ के जनाब पुल उनकी शान अक़दस पे जनाब बयान करने चाहिए। खुदा का वास्ता है, ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा ब्लंडर है, ये इतनी बड़ी कोताही है
ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा सिन है, इसका कुछ तो सजा होगी ना। किताब सादा रहेगी कब तक, तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। क्या 9 बात। मई के वाकयात की सूरत में पूरी पाकिस्तान की हस्ती बस्ती बस्ती, और फिर अप्रैल 2022 से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर मुसलसल कत्ल गारतगरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, लॉलेसनेस और अदालतों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ एक पूरी नफरत अंगेज लड़ाई और जंग, उसमें लोगों को जख्मी करवाना, उसमें लोगों को मरवाना, उसकी पादाश में पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज, उसका कोई ना कोई तो जनाब अंजाम निकलना है। फिर 9 मई के वाकयात, मारिया मुझे आप एक चीज बताओ, जो इजराइल और इंडिया की फौज नहीं कर सकी पाकिस्तान के साथ, सही बात। और पाक फौज के साथ, वो जनाब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके वही काम करवाया गया। MM आलम का त्यारा जिसने चंद सेकंडों के अंदर जनाब 8 से 10 इंडिया के त्यारे जहन्नम बुर्द कर दिए थे, उस त्यारे को कोई इंडियन एयरफोर्स का पायलट छू नहीं सका। उस त्यारे को मेन चौराहे पे खड़े होके जनाब तोड़ फोड़ कर दी गई, रेजा रेजा कर दिया गया। क्या शोहदा के जनाब मुजस्मों को, तस्वीरों को तोड़ा गया। कर्नल कैप्टन शेर जान और इस तरीके से बाकी जितने शोहदा हैं, उनकी फैमिलियां पूछती हैं कि इनका इंजाम क्या हुआ। तो कोई ना कोई इंजाम तो होगा, वो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा। मंतकी इंजाम तक ये लोग पहुंचेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से बाकी पार्टीज़ भी वजूद में आ चुकी हैं, IPP है, PTI पार्लियामेंटेरियन भी है, लेकिन उसमें इनका ये मौक़िफ़ है कि कहा जाता है कि PTI के पास अभी भी वोट बैंक बचा हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि अगर वो खंबे को भी टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? पहले इन्होंने खंबे पे चढ़ा के रखा जनाब पूरी पाकिस्तान की आवाम को। हम कहते हैं खंबे को वोट देंगे तो खंबा भी जीत जाएगा। पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को जज्बात के बुर्ज खलीफा पे चढ़ाई रखा। लेकिन सर आप मानते हैं इस बात को कि मकबूलियत है या नहीं? हाँ, मकबूलियत है या नहीं? कहती है कि खंबे को, देखो मेरी बात सुनो, ये गलतफहमी तो दिमाग से निकाल दो कि अगले इलेक्शन में, उससे अगले इलेक्शन का मुझे नहीं पता, इस इलेक्शन के अंदर चाहे 6 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो या साल के बाद हो, ये गलतफहमी तो दूर कर लो कि PTI का झंडा लेके और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तस्वीर उठा के यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावागी वाला माहौल कोई बनेगा? ऐसा कोई माहौल नहीं बनता, ठीक है ना। लीडरशिप वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। सर, ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? लीडरशिप का फुकदान है या बहुत ज़्यादा सेल्फिश है या फिर अपने बारे में सोचते हैं? जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने जिक्र किया कितने वर्कर जो हैं वो जेलों में हैं, कुछ छुपे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और इसी तरह से इनकी पार्टी के जितने भी रहनुमा थे वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या इनका ये अपने ही जो उनके अहम रहनुमा है उनको मुतासिर नहीं कर पा रहे, तो अवाम में ये किस तरह से बयानियाँ लेकर जाएंगे? मारिया आपको याद होगा वो बेचारा कासिम अली शाह एक जनाब स्कॉलर था, वो गलती से जनाब उसने कोई 2 फिक्रों का तबसरा किया था, उन्होंने किसी काम का नहीं छड़िया इन्होंने। इनकी जो सोशल मीडिया की टीम थी, लेकिन उसमें और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अल्लाह पाक के करम से एक वॉरियर हूँ और फ्रंट फुट पे लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं तो बड़ा ओपनली आपको बात बता दूं, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 75 से ज्यादा टॉक शोज में कह चुका हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में भी ये कह दूं, दुनिया में मैंने आज तक इतना नरगसियत का शिकार फर्द नहीं देखा, इतना मुतकब्बर और मगरूर शख्स नहीं देखा, इतना वो फर्द के जिसके पास बुनियादी तौर पे पल्ले कुछ भी नहीं है। दुनिया का इल्म इंतहाई सतही है और दीन का इल्म तो बिल्कुल ही फारिग है। दीन के इल्म का ये आलम है, मैंने कल ट्वीट किया और मैंने उससे पहले पिछले 2-3-4 सालों में मैंने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नजरों में बड़े मजहबी स्कॉलर माने जाते थे, मैंने उन दोनों को 20 दफा ये चीज समझाई। मैंने कहा खुदा का वास्ता है, मुझे तो अपने करीब इतने नहीं आने देता, तुमको तो जनाब वो बड़े करीब अपने रखता है, तो किसी दिन बैठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना सिखा दो। दीन का इल्म नहीं था लेकिन उसके बावजूद मजहबी टच वो देते रहे हर जलसे में। नहीं, दीन का इल्म नहीं था, खातमुन नबीजीन कहना नहीं आता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, हर वक्त रियासत मदीना और ऐसी बेढंगी मिसालें। और गॉड से एक हाथ जोड़ के कहता हूं कि जो चीज का नहीं इल्म, जिन चीजों का नहीं पता,
जो आप तारीख इस्लाम नहीं जानते, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और अहले बैत के मुतालिक नहीं जानते, ना अपने मुंह से निकाला करो। जो दाएं बाएं से कान में फूंकता है वही अजीबोगरीब चीज निकाल देते हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये जो कुछ सोचते थे, जो दाएं बाएं से कान में फूंकते थे, दाएं बाएं पे उनको जो जनाब मुनकर नकीर थे, वो भी इनके हालात कुछ इस तरह थे कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। उनके भी मामलात ऐसे ही थे। उनको भी ना दीन का ना दुनिया का कुछ पता ही नहीं था, और वो एजेंडे पे थे खास। वो एजेंडा कुछ बैरूनी तरफ से था, कुछ अंदरूनी तरफ से था। तो ये सारी चीजों ने मिलकर जनाब एक खुदकश हमला आवर बनाया, अपने ऊपर भी और अपनी पार्टी के ऊपर भी और अपने मुल्क के ऊपर। अच्छा चौहान साहब, जिस तरह से पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बन गई है, इस पर एक तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है वो भी बता दें। और कहा जाता है कि आईपीपी ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया पीटीआई को जितना कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन आगे चलकर पहुंचाएगी, क्या कहेंगे? देखें, हम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं ये पार्टियां बनी, ये नुकसान से बचने के लिए बनी है। सही। वो तमाम पॉलिटिशियन जो 5 साल से लेके 30-30, 40-40 साल पाकिस्तान की खिदमत करते रहे, एज अ मिनिस्टर, एज अ एमएनए, एज अ एमपीए, एज अ पॉलिटिशियन, वो 9 मई का जो एंड रिजल्ट आया इस पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज का, तो उसके नतीजे में उन सारों की सियासत के ऊपर फुल स्टॉप लग गया। उस फुल स्टॉप को हटा के हमने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं ताकि वो मुहिब्बे वतन पॉलिटिशियन अपनी सियासत जारी रख सकें, मुल्क और कौम की और अपने पाकिस्तान की आवाम की और अपने हल्के की आवाम की खिदमत जारी और सारी रख सकें। तो हमने कोई पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हमने नुकसान से बचाने के लिए अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी सियासत को हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। हाँ, एपीके का जनाब डायनामिक्स कुछ और है, पंजाब के डायनामिक्स कुछ और है। परवेज खटक साहब ने केपीके के अंदर अलहदा पार्टी बना ली, वेल एंड गुड। आईपीपी हमने यहाँ पंजाब के अंदर और बाकी बलोचिस्तान और सिंध के अंदर जनाब, और इंशाल्लाह केपीके के अंदर भी होगी। हमने अपनी पार्टी के तहत जनाब काम कर रहे हैं, हमारा अपना एक जनाब ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का जो आइडेंटिकल चीज है वो ये कि हमने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर रहे थे, हमने उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चौहान सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, लेकिन ये तसव्वुर किया जाता था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, इसी तरह से पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बनी है, इसको भी उनकी बी टीम ही समझें या फिर ये सेपरेट टीम है? और अगर ये सेपरेट है तो इनका सर्वाइवल कितना सस्टेनेबल होगा? और आपको नहीं लगता कि इनको नाम तब्दील कर लेना चाहिए या आगे चलकर करेंगे? देखिए, ये आप उनके किसी स्पोक्स पर्सन से पूछें, मैं तो आईपीपी का तर्जुमान हूँ। सर, आप सर्वाइवल पे तो बता ही सकते हैं ना, जिस तरह से पीटीआई में ये होम प्रोविंस था। मैं बताऊँ आपको, देखिए उन्होंने इस चीज को बेहतर समझा कि वो तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन उन्होंने नाम रख लिया, ये उन्होंने इसको बेहतर समझा होगा। और बाकी फ्यूचर के अंदर एक बात तयशुदा है, ये जितने लोग भी मुझ समेत ये आईपीपी के अंदर गए हैं या पीटीआईपी में गए हैं, ये पीटीआई के चेयरमैन और उनकी इंतहा पसंदाना जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, उससे इख्तलाफ करके। वैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बेज़मीर लोग ही दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि जब आप देखें कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान को खून में नहला दिया गया, पाकिस्तान की उस फौज को कि जिसमें मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा रिश्तेदार, मेरा कज़न, आपका रिश्तेदार, आपका कज़न, पूरी पाकिस्तानी कौम का बेटा, बहन, भाई, सारे खत अव्वल पे जो कुर्बानियाँ देते हैं, रातों को जागते हैं और हम सोते हैं, वो कुर्बानियाँ देते हैं तो हम सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उस फौज के तनसीबात के ऊपर हमले करके पाकिस्तान में तहरीक फसाद फिल अर्ज बर्पा करके के बाद अगर किसी को अकल समझ ना आए तो फिर उसकी अकल घिट्टों में होगी। वो फिर अमीन क्या गंडापुर जो है, वो फिर उस जैसे शख्स को शायद समझ ना आए
कि जो मैं क्या इस पे अल्फाज कहूँ, लेकिन जो ठीक मुहिब्बे है। वतन पाकिस्तानी होगा वो कम से कम 100 दफा सोचेगा। ठीक तो हो गया। पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। एक बात अपने ज़हन में बैठा लो, ठीक हो गया। सर पार्टियां हाँ हाँ। सुने एक मिनट, जी जी। सुने एक मिनट, पार्टियां कोई मजहब नहीं है। हाँ। पार्टी मजहब नहीं है। हम्म। हमारी रेड लाइन बीइंग अ पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान है, और बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनकी नामूस रसालत और उनकी खत्म नबूवत है। बेशक। सर आगे चलकर आपके आईपीपी के हवाले से कुछ बात कर लें। आपकी पार्टी के मंशूर के हवाले से कहा जाता है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा और मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 50,000 और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगी। तो सर आगे चलकर भी हम देख रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में ही हम जाएंगे, तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा? देखिए, IMF का प्रोग्राम डिस्टर्ब किए बगैर भी आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप रेवेन्यू जनरेशन जनाब, आपकी रियासत और आपका जनाब वजारत ख़जाना और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत रेवेन्यू ठीक जनरेट कर रही हो, अपनी सलाहियतें दिखाकर, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी शो करके। और हमने ये जो बातें की हैं, हम इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि हम पाकिस्तान की ज़राअत और सनत और तजारत को इतना बेहतर करेंगे कि जिसकी वजह से फिर हमारे पास इतने फंड्स और इतना रेवेन्यू होगा कि हम पाकिस्तान की आवाम को अकोमोडेट कर सकें। IMF कभी भी अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से मना नहीं करता। वो कहता है कि अपना टैक्स नेट और अपनी टैक्स कलेक्शन जनाब आप इंक्रीज करें। हमारी हुकूमतें जनाब उसके प्रोग्राम में तो चली जाती हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो तो माशरे, सोसाइटी और मुल्क के ऊपर लाद देती हैं। जो पॉजिटिव उसके इफेक्ट होते हैं उसको गेन नहीं करती, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगी, टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ाएंगी, टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगी, ज़राअत को बेहतर नहीं करेंगी, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाएंगी। इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसके हवाले से अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगी। एग्रीकल्चर के ऊपर तो टैक्सेस हैं, वो तो सूबाई तौर पर सूबाई हुकूमतें कलेक्ट कर रही हैं, लेकिन वो FBR के रिकॉर्ड में नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली जनाब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से IMF हमेशा कहता है कि एग्रीकल्चर टैक्स को जनाब अच्छे तरीके से इफेक्टिवली नाफिज करें। तो जनाब हम इंशाल्लाह अपनी पूरी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल पोजीशन पाकिस्तान की बेहतर करके, और क्यों बेहतर करके, देखें आपके सामने 3 चीजें बुनियादी होती हैं किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, उसकी ज़राअत की तरक्की, उसकी सनत की तरक्की, उसकी तिजारत की तरक्की। बाकी सारी चीजें इन तीनों चीजों से निकलती हैं। हमारा पार्टी का जो लीडर है और हमारा जो चीफ पैटर्न है जहांगीर तरीन साहब, उनकी शख्सियत इन 3 पहलुओं के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक मशले राह है। पाकिस्तान का पहला पॉलिटिशियन है कि जिसकी टैक्स जनाब पे करने का जितनी अमाउंट है वो एक साइड पे रख दें, और पूरे पाकिस्तान की टॉप क्लास की जो ब्रीड है पॉलिटिशियन की, उनका टैक्स पे करने का पूरा इकट्ठा करके एक साइड पे रख दें, तो जहांगीर तरीन साहब का ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज, उन्होंने सनत के हवाले से अरबों रुपए की जो अपनी इंडस्ट्री खड़ी की, और फिर उसका रिजल्ट, और फिर शुगर मिले उनकी पूरे पाकिस्तान के अंदर मशले राह है कि बड़े बड़े आपके सियासतदान, जरदारी साहब से लेके शरीफ खानदान की शुगर मिलों के आपके अरबों खरबों रुपए जनाब गरीब कारों के बकाया जात होंगे। जहांगीर तरीन साहब की मिलों का एक किसान दावा नहीं कर सकता कि उसका पिछले साल का भी कोई बकाया हो। लोगों के 20-20 साल के अरबों खरबों रुपए बकाया जात होते हैं। तीसरे नंबर पे ज़राअत, जहांगीर तरीन साहब ने जो कामयाब किस्म की एग्रीकल्चर फार्मिंग से लेके और इनोवेशन जो की है अपना अरबों रुपए के बिजनेस के अंदर, तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि अगर उनकी क़यादत के अंदर IPP पर से इक़्तिदार आएगी तो ज़राअत, सनत और तजारत को अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करेगी और अच्छी पॉलिसीज बनाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि IPP इलेक्शन कब चाहती है, अक्टूबर में हो या नवंबर में हो? आपने तो जना इस तरह सवाल पूछा है कि वो फांसी की सजा हुई ना एक सरदार जी को, तो जज ने कहा आखिरी ख्वाहिश बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा जज साहब मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह तुसी फांसी दे फंदे ते चढ़ जाओ ना। भाई हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जो आइन कानून और जमीनी हकायक है उसके मुताबिक चीजें चलनी है। मैं पिछले 8 महीने से ये इलेबोरेट कर रहा हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पे नजर नहीं आ रहे। वजह, जब आपका मार्च के महीने में आपकी मरदमशुमारी शुरू हुई थी, मैंने उस वक्त से ये कहना शुरू किया हुआ है
कि अपने वक्त के ऊपर ये इलेक्शन हो ही नहीं सकते। वजह आइन का आर्टिकल 51(5), 51, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे का सारा आर्टिकल ये कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करता है कि रियासत पाकिस्तान में जब भी नया सेंसस और मर्दमशुमारी होगी, उसका ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पाबंद होगी कि वो कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई डिमार्केशन और लिमिटेशन करेगी, और नया जो भी इंतखाब मर्दमशुमारी के बाद होगा वो नई जनाब लिमिटेशंस के मुताबिक और हल्का बंदी के मुताबिक होगा। लेकिन तो अभी तो ये तो नई मर्दमशुमारी तो हो नहीं रही ना, वो तो पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ही होंगी, तो फिर इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं जनाब वाला, मर्दमशुमारी आपकी हो रही है। अगले 1.5-2 महीनों के अंदर डोर टू डोर की जनाब कैलकुलेशन कंप्लीट होनी है। फिर 2 से 3 महीने आपके ऑफिस वर्क, पेपर वर्क, जो आपकी बाकी जनाब ऑफिस का काम है वो आपका कंप्लीट होगा। फिर आपका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा, और MQM कल जनाब परसों मिल के जा चुकी है अपने पार्लिमानी वफद के तहत वज़ीर आज़म को। उन्होंने कहा जी हमें पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कबूल नहीं है। यही आपका बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी, और यही आइन और कानून भी कहता है। लेकिन सर उसके ऊपर इन्हें हुकूमत की मुद्दत में तो ऑलमोस्ट 23 दिन बाकी रह गए हैं, तो उसमें फिर कैसे होगा? और हुकूमती वुज़रा भी कह रहे हैं कि पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे। यही राना साहब मैं अभी आपको बताने लगा था, आपने जरा जल्दी से सवाल पूछ लिया। जी कंप्लीट जनाब वो आपका अभी इस इशू को लेके जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सही। सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को देखने के बाद फैसला देगी, और सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला देगी तो उसके मुताबिक आपकी इस नई मर्दमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियों के तहत नए इलेक्शन करवाने का आइन पाबंद करता है। और उसमें मुझे लगता है कि ये मार्च 2024 से लेके कोई नवंबर 2024 के दरमियान कहीं जाके ये इलेक्शन नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म वैसे अगस्त तक कह रहे थे, और उसमें बाकी वज़रा भी इसमें कॉन्फिडेंट थे। बहरहाल आपकी अपनी प्रोडिक्शन है, लेट्स सी आगे चलकर क्या होता है। निगरान सेटअप के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि निगरान वज़ीर आज़म किस सियासतदान को होना चाहिए? आपको क्या लगता है, कोई सियासतदान ही हो, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, या फिर कोई साबिक जज हो? मुझसे अगर आप पूछेंगी तो फयाजुल हसन चौहान का होना चाहिए। ठीक है ना, आपने कहा किस सियासतदान को होना चाहिए, लेकिन बहरहाल किसी पॉलिटिशियन को होना चाहिए, अच्छी बात है। पॉलिटिशियन नहीं भी होता, कोई भी हो, लेकिन यह है कि बासलाहियत हो और मुल्क को चलाने का जज्बा और कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, विल और विश और डिटर्मिनेशन उसके पास होनी चाहिए। तो पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुकाबला किससे देख रहे हैं? एक तो नून लीग भी गढ़ समझी जाती थी पंजाब का, उसके अलावा सीट नून लीग के साथ ही होगा, बुनियादी तौर पे नून लीग के साथ ही होगा। ठीक है सर, ये भी कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से रूमर्स थे कि जम होने की बातें की जा रही हैं इस्तेकाम पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? इस पे मैं कहूँगा कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। ठीक हो गया, सुना हुआ ना शेर, ठीक है ना। खुद आगे बदो किधर IPP और किधर पीपल्स पार्टी। पहले नून लीग के हिस्से जबरदस्ती निकाह पढ़ाने की कोशिश करते रहे आप जैसे एंकर्स और तजिया निगार, और तुसी पीपल्स पार्टी फड़ लेती है। और पीपल्स पार्टी ने लथी करने लगे हो जाना, ठीक है ना। 180 डिग्री का फर्क है जाना, किधर IPP और किधर जनाब पीपल्स पार्टी, ना लेना ना देना। लेकिन तो हो सकती है ना सर, या सीट एडजस्टमेंट तो राना साहिबा सीट एडजस्टमेंट तो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी लोकल लेवल पे जाना वो कर सकती है और पाकिस्तान में होती है। लेकिन ये जम का जो अजीबोगरीब आपने नुक्ता जनाब लॉन्च किया, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मदानी चला दे रहे हो थोड़ा ना, पहले 1.5 महीने भी मदानी चला दे रहे हो, नून लीग IPP नून लीग, अब आपने शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी। सर कुछ रूमर्स थे ना, वो क्लियर करवा दिए। सर लास्ट क्वेश्चन जाना चाहूंगी, टाइम बल्कि पूरा हो गया है और प्रोड्यूसर बार कह भी रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन कर लें। अगर बता दें कि इलेक्शन में आप कौमी असम्बली की सीट के लिए लड़ेंगे या फिर सूबाई असम्बली के लिए? ये वक्त पे फैसला करूंगा, शायद दोनों सीटों पर लड़ूं, कौमी पे भी और सूबाई पे भी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल सियासी सूरत हाल के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।